हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज भूगोल सामान्य ज्ञान का प्रश्न सेट नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक है 11वां। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? जैसा कि आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना 100 किलोमीटर। डिटेल में बताया गया है कि भूकंपीय तरंगे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलाहट और कम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 12वां क्वेश्चन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है भूकंप विज्ञान। डिटेल में बताया गया है कि भूकंप विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मोलॉजी, भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया गया है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 13वां क्वेश्चन है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, वह कौन सी रेखा कहलाती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भूमध्य रेखा। डिटेल में बताया गया है, भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के से समान दूरी पर स्थित है एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 14वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब इन 4 ऑप्शंस में से होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 15वां प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4 बार। डिटेल में बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। किसी देश का मानक समय उस देश के मध्य देशांतर पर हुई समय पर निर्भर होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 16वां प्रश्न है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 75%। डिटेल में बताया गया है कि भूपृष्ठ के 75% भाग में विस्तृत अवसादी चट्टानें परतदार संधि युक्त तथा जीवावशेषों से परिपूर्ण होती हैं। ये संगठित, असंगठित या ढीली किसी भी प्रकार की हो सकती है। इनमें अपैदन का प्रभाव शीघ्र होता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना
17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संगमरमर। डिटेल में बताया गया है कायांतरित सेल के प्रकार: नीस, साइनाट, नीस, सरपेंटाइन, सिस्ट, ग्रेफाइट, सपेंडसिस्ट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रोसाइट, कोयला। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 18वां प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आइए इस प्रश्न के 4 ऑप्शनों में जो अपना सही जवाब है उसको चुनते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है जापानी। व्याख्या में बताया गया है सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी शब्द 2 शब्दों जैसे कि TSU और NAMI से मिलकर बना है, जिसमें TSU का अर्थ है हार्बर यानी बंदरगाह, और नामी का अर्थ है तरंग, अर्थात ऐसी तरंगें जो समुद्र तटीय क्षेत्रों, बंदरगाहों को प्रभावित करती हैं, सुनामी कहलाती हैं। सुनामी शब्द की रचना जापान के उन मछुआरों ने की थी जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में तरंगों की कोई विशिष्ट हलचल न होने के बावजूद भी बंदरगाह को उजड़ा हुआ देखा था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना 19वां प्रश्न है। पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टाने के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? जैसा कि 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा मैग्मा। पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टानों के कोष को मैग्मा कहा गया है। मैग्मा कमजोर भूपटल पाकर गैस युक्त लावा ऊपर आने के लिए दौड़ पड़ता है और जहां तहां अपना रास्ता बना ही लेता है। तेजी से आने के कारण जोरों का विस्फोट होता है और धरती को कपा देता है। वहां की चट्टानें टूट टूट कर चारों ओर बिखर जाती हैं, धूल, वाष्प और अन्य गैसों के बादल छा जाते हैं और फिर लावा बह निकलता है। लावा के बहने और जमने से उल्टे यानी फ्यूनल के आकार का पर्वत बन जाता है और उसके मुंह पर गड्ढा हो जाता है, जिसे क्रेटर या ज्वालामुखी कहते हैं। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपना लास्ट 20वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, देखते हैं इन 4 ऑप्शंस में से। इस प्रश्न का सही जवाब है सिसिली का स्ट्राम्बोली। डिटेल में बताया गया है स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाएं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।